हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि बायोलॉजी के सेट चौथा है। यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन पक्का 30 नंबर, अगर हमारे चारों सेट आप लगातार वीडियो देख लेते हैं और क्वेश्चन की याद कर लेते हैं, यहाँ से आपके 30 नंबर साइंस में पक्का कंप्लीट होगा। 30 में 30 कोई नहीं रुकेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका होगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड राज्य में। जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में का है, स्थित है। इसके क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी ड्रिप सिंचाई। क्या होगा, ड्रिप सिंचाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि भूजल पुनर्भरण में निम्न विधि सहायक हो सकते। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भूजल पुनर्भरण में निम्न विधि सहायक हो सकते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यानी वर्षा जल संचयन, जलागम प्रबंध और वनों की कटाई पर रोक लगाना, ये भूजल पुनर्भरण में ये तरीका सहायक हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चौथा नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा बोलता है कि तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी एरी। यानी तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को एरी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर। यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी मेघा पाटकर। या नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटकर ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी अनवीकरणीय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यानी सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी 1986 ईस्वी में। यानी 1986 ईस्वी में पर्यावरण अधिनियम
पारित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, यानी हम टिक करेंगे किस पर, ऑप्शन नंबर डी पर, उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लूकोज की। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। यानी पेप्सिन जो एंजाइम है अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी थाइलाकाइड, यानी थाइलाकाइड कहते हैं। हरित लवक के झिल्लियों, हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिका को थाइलाकाइड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी घराना, घराना में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के घराना हिस्से में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपका प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्ट्रोमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी रात और दिन दोनों, जबकि NADPH प्लस 2 आयन उपलब्ध रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जल से। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है, तो जल से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 जोड़ी। यानी मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रोटीन का अंततः एमिनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रोटीन का अंततः एमिनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सोपेप्टाइडेज, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लैरिक्स।
जो लैरिक्स है वो ध्वनि उत्पादक यंत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि ट्रैकिया के पीछे वायु नली किन दो भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ट्रैकिया के पीछे वायु नली किन दो भागों में विभाजित होती है। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राकाई। यानी ट्रैकिया के पीछे वायु नली ब्राकाई दो भागों में विभाजित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसलियाँ पाई जाती है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 12। यानी 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी इंटरकोस्टल। यानी जो इंटरकोस्टल होता है वो पसलियों के बीच के मांसपेशियों में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन कितनी होती है। मनुष्य में फेफड़ों का महत्तम आयतन कितनी होती है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 5400 से 6000 मिलीलीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 500 मिलीलीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि हीमोग्लोबिन से जुटकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हीमोग्लोबिन से जुटकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनोक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनोक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 एटीपी। यानी अनोक्सी श्वसन में कुल 2 एटीपी बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बोलता है 30 नंबर प्रश्न कि 30 नंबर आपका प्रश्न बोलता है कि जीवाणुओं में श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जीवाणुओं में श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। यानी जीवाणु में श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो एल्कोहल होता है और CO2 उत्पन्न होता है और एटीपी उत्पन्न होता है।